किए हैं, एग्रीकल्चर कर लिया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कर लिया, अलीगढ़। आज मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था ना ऐसी, तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ द सेइंग एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ जिना। यार मुझे इतनी हंसी आ रही है। उफ, बस खैर वो जब लेक्चर में दूंगा तो उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे। मसला ये होता है कि हमेशा याद रखना जिंदगी के अंदर ये कुछ मामलात ऐसे होते हैं, उसमें थोड़ा सा एक लाइन लेनी पड़ती है आपको। ठीक है, कभी आप इधर की बात कर रहे हैं, कभी आप उधर की बात कर रहे हैं, कभी आप उधर की बात कर रहे हैं। कोई थोड़ी सी तहकीक, कोई थोड़ा सा सोचना, कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर पढ़ना, कुछ उसके ऊपर लिखना। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक चीज, कायदे आजम ने हमें बहुत अच्छी पीस ऑफ लैंड दी है। हम देखो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं ना हम, और तो कोई गलत बात नहीं कर सकते। चीजों के बारे में सोचना, चीजों के बारे में तहकीक करना कि यार क्या करना है, किस तरीके से चलना है। कहीं आप स्टेटमेंट दे रहे हो, कहीं आप स्पीच दे रहे हो, कुरान की बात कर रहे हो, फिर इस्लाम की बात कर रहे हो, कभी मुस्लिम स्टेट की बात कर रहे हो। अब मुस्लिम स्टेट और इस्लामिक स्टेट का डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब उसको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं थी यार, वो कर क्या रहा है। हम ये नहीं कहते उसकी कुछ सिंसियरिटी को हम डाउट कर रहे हैं, सिंसियरिटी को, इंटेग्रिटी को, उसके ऑनेस्टी को हम डाउट नहीं कर रहे, लेकिन चीजें जो है वो कभी इधर स्लिप मारती थी, कभी उधर स्लिप मारती थी। मतलब एक आदमी होता है ना, अब जैसे किसी नेहरू का एक विजन था ना, क्लियर विजन था, ठीक है, उसमें उन लोगों ने थोड़ा बहुत काम भी किया था, थोड़ा सा सोचा भी था कि क्या क्या मसले मसाइल हैं। क्लोजली उनने अपनी सोसाइटी को भी देखा, क्लोजली उनने अपने इकोनॉमी को भी देखा, उनने क्लोजली अपने लोगों की सोच को भी देखा। ये सारी कुछ देखने के बाद उनने कहा कि यार ये चीज़ें हैं, ये मसले मसाइल हैं, सिलसिले हैं, तो चीज़ों को किस तरीके से लेके चलना है। तो ये देवर ऑल वर देयर, ऑल वर क्लियर इन देयर मिशन। इधर जो है वो जो चीज़ आप मांग रहे थे, जो चीज़ें आप कर रहे थे, उसमें जब तक आपने, जिसको कहते हैं ना फियर, 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 1000 साल में तो आपको खतरा नहीं हुआ जब तक आप हुक्मरान थे, आप क्योंकि डंडा आपके हाथ में था। तो बाद में आपको इस चीज की आमेजिश डालने की क्या जरूरत थी भाई। खैर बहरहाल आज का टॉपिक मैं करूंगा, वो है इंडस्ट्री। मैंने कल सर एक चीज सुनी, कल नहीं 5-6 दिन पहले, फैज क्या? अहमद फैज और उनके उनके दोस्त जो है ना, वो बात कर रहे थे पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में ना। हम्म। तो फैज अहमद फैज के दोस्तों ने कहा कि हमें ना लगता है कि या तो ये मुल्क जो है इसमें या तो अनारकी फैल जाएगी, या इधर के लोग जो है ना वो इसको तबाह कर देंगे। ठीक है। तो फैज अहमद फैज ने कहा कि मुझे तो इससे भी खतरा है, कि इससे भी खतरनाक बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि वो क्या, तो वो कहने हम्म। लगे कि ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये आप बात बता रहे हो, आप ये समझ लो कि ये सोल्यूशन नहीं है, ये इफेक्ट है। जी ये सर। सोल्यूशन नहीं है, ये तुम इफेक्ट बता रहे हो। अब अगर फैज अहमद फैज ये बात कर रहा है या उसके दोस्त ये बात कर रहे हैं कि जी ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, किस बेसिस के ऊपर, क्या चीज थी वो, क्या बात थी जिसके ऊपर उनने ये बात की थी, ये बता।
कुछ आइडिया इस चीज के ऊपर तहकीक की है आपने कि सर अगर वो मतलब क्या वो नहीं देखो चक्कर ये है, हम ये नहीं कहते कि वो सही बोला या गलत बोला। मसला कहने का ये है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो वो क्या वजूहात थी कि जिसके ऊपर उसके ये मजबूर हुए ये बात करने पे। के पीछे दो तीन बातें ये हो सकती हैं सर। उनमें से तो अगर मैं यहाँ कोट करूँ, जो रहमत अली खान चौधरी रहमत अली थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा ये तो वो पाकिस्तान है ही नहीं जिसका विजन मैंने दिया था, ये जिसके लिए मैंने नाम दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। नंबर वन। दूसरी दूसरी चीज ये है सर कि खुद फैज अहमद फैज ने एक अपनी पोएट्री में कहा था कि ये वो शहर ही नहीं कि जिसका इंतजार था। नहीं तो वो क्या चीजें थी जिसके ऊपर ये बातें की हुई हैं? देखें सर, उसके अंदर आप मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो 10-12 हाँ पेशीन हाँ हाँ गोइयां जो हाँ हाँ थी, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 है। वो जब एज इट इज अप्रूव हो रही थी इस मुल्क में, जैसे उन्होंने कहा था कि आप दिफा पे इतना पैसा खर्च करेंगे कि तालीम सेहत बाकी ये मामला पीछे चले जाएंगे, हम्म। या क्या उन्होंने कहा था कि वक्त आने पर ये बांग्लादेश भी, उन्होंने ये लियाकत अली खान को जरूर कहा था कि देखे मैं मुसलमान हूँ, मेरा दिल तो मुसलमानों के लिए धड़कता है, आप यूं करें कि बंगाल सारा ना लें, वो आपसे आज नहीं तो कल चला जाएगा, पंजाब सारा ले लें कि जिसके हाथ में पंजाब है वो भूखा नहीं मरेगा। हम्म, बिल्कुल ठीक है। ठीक ठीक है। है। और हम्म इन्होंने पंजाब भी बांट लिया, बंगाल जिसको जमीनी रास्ता लगता ही नहीं है वो भी ले लिया। हाँ हम्म। ठीक है। ये ले ये लेते उन्होंने ना एक लॉजिकली। लॉजिकली जो है, ये पंजाब आपके साथ लग रहा था ना, तो आप पंजाब पूरा ले लेते, बंगाल उनको दे देते। दे देते। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा था कि वक्त आने पर ना आपका जो नौजवान है ना, ये वैसे दो कौमी नजरिए से दूर हो जाएगा। इस नजरिए की आप बात कर रहे हो, और मुझे यहाँ पर वो स्टेटमेंट याद आती है इंदिरा गांधी की, कि उसने जिया को कहा था कि हमने घर घर में टीवी पहुंचा दिया है, अब हम मैदान में यानी जंग के मैदान में तो लड़ने की जरूरत ही नहीं है हमें। हम्म हम्म, ठीक है। बच्चों को मुस्लिम हीरोज का नहीं पता, शाहरुख खान सलमान खान सबका पता है। यार मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बड़े गुस्से में और बड़े जज्बात में पाकिस्तान बन गया। ये मैंने खलीलुर रहमान कमर की एक मूवी देखी सर, वो मोहम्मद राना उसमें करेक्टर था, बड़ी प्यारी बात की। वो कहता है कि उसमें ना उस्ताद थीसिस देता है बच्चे को लिखने के लिए कि हम्म क़याम पाकिस्तान पे ना आप तहकीक करें। वो बंदा जो होता है ना, वो जो स्टूडेंट होता है ना मोहम्मद राना, वो उसमें होता है टॉपर। अच्छा, वो जाता है देखने के लिए, मोहम्मद राना जो है वो देखने के लिए जाता है। वो कहता है कि मैं किताब वाली बात नहीं लिखूंगा, मैं वो बात लिखूंगा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हो। अब वो एक बिल्कुल। गांव में जाता है, एक गांव में, हम्म तो वहां पर एक बाबा बैठा होता है। बाबा खेल रहा होता है बंदों के साथ ना, कोई गेम शेम खेल रहा होता है। तो वो कहता है कि जी कि मैं ना पाकिस्तान, मैंने हमारे जो यूनिवर्सिटी उन्होंने थीसिस दिया है हमें कि पाकिस्तान के ऊपर हम्म लिखें, और वो क्या बात थी कि एक ही रात में जो है इस तरह नफरत फैल गई कि बंटवारा हो गया। और मैं उस चीज को महसूस करके लिखना चाहता हूँ, एक ऐसे बंदे से जिसने ये सारा वाक्य अपनी आंखों से देखा हो। तो उस बाबे ने क्या कि पुत्र तू लिख फिर पीड़। अब पीड़ पंजाबी में कैसे था? हाँ बोलता है। हाँ बोल। अच्छा, वो बाबे ने कहा कि आप लिखो पीड़। पीड़ कहते हैं दर्द को। अच्छा, हम्म मोहम्मद राना लफ्ज लिखता पीड़। बाबा कहता महसूस किया, हैव यू फेल्ट द वर्ड पीड़? वो मोहम्मद राना कहता कि मैंने महसूस तो नहीं किया। उसने कहा कि पुत्र लिखने वाली चीजें महसूस नहीं होती। ठीक है, छोटे पीस नहीं बने। अच्छा। आपने ने कहा कि पुत्र लिखण नाल चीज़ां महसूस नहीं होंदियां, यू कैन नेवर फेल्ट आफ्टर राइटिंग। मतलब जिस पे गुजरी है किसी का दर्द लिख के आप कैसे महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, ये आजान हो गई है, इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं।
जी राणा, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा हाँ, तुम वो बता वो से कहता है बाबा के पुत्र लेख पीड़, यानी पेन, हाँ दर्द। वो लफ्ज लिखता तो कहता कि महसूस किया, तो कहता नहीं, कहता कि बेटा ये लिखण नाल महसूस नहीं होता। अच्छा बिल्कुल। सर, वो मैंने ना पोस्ट कॉलोनियलिज्म पढ़ी है सारी ना, उसमें मैंने ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद की पढ़ी है, मैंने उसमें ये होमी के भाभा या बख्श सिधवा का नॉवेल्स पढ़े हैं। अच्छा सर, मुझे ना एक चीज जो समझ में आई है ना, मुमकिन है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कल्चरल ट्रांजिशन में ना एक नावल पढ़ा था, रॉबिन्सन क्रूसो, डैनियल डेफो का। नाम सुना सर आप? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा किए, गुड गुड गर्ल, शाबाश। हाँ अब हाँ उस बिल्कुल। नावल अब सर उस नावल में होता ये है, मतलब मोहसिन भाई भी सुन रहे हैं कि उसकी मैं सिर्फ सिंपली ये बात बनाकर उसको इस चीज से थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा। मुमकिन है कि ये गलत भी हो, लेकिन हम्म मेरी थोड़ी सी जाती ये एक नजरिया, एनालिसिस कह ले या आइडियोलॉजी कह ले। वो रॉबिन्सन क्रूसो जो होता है ना सर, वो मालक होता है एक जमीन पे, गुलाम ठीक है। होता है। उस पे जब गोरा वहां पर व्हाइट मैन आके उस नेटिव पे हमला करता है ना, और उसको अपने अकीदे के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है, यानी पहले उसको गुलाम बनाता है, फिर उसे कहता हम्म है कि मेरे तरह हो जाओ, जैसे मैं हूं ना मेरे तरह हो जाओ। हम्म, ठीक है। वो वो जब उसकी तरह हो जाता है ना, तो यकदम आके ना उस मालक को ना ये फेयर होता है कि ये गुलाम जो है ना, ये बिल्कुल मैं ना हो जाऊं, एज इट इज ना हो जाए, यानी ही शुड लाइक एज मी, नॉट एज मच एज, यानी मेरे तरह ना हो लेकिन मेरे जैसा हो, अच्छा ठीक है, यानी बिल्कुल। कॉपी पेस्ट हो लेकिन एज लाइक ना हो। अच्छा, अब इस खौफ से ना वो एंड पे ना उसको छोड़ के ना उस नौकर को, यानी उसके रहमो करम पे भाग जाता वहां से। हम्म इस चीज को होमी के भाभा जो है ना, ये कल्चरल ट्रांजिशन में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में ये अप्रूव करता है। वो कहते हैं कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे ना, तो सबसे हम्म, पहला स्टेप था मिमिक्री का। ठीक है। में आप ये होते हैं कि आप उनकी कॉपी करते हैं। देखें, अंग्रेज यहाँ पर आए, मिर्जा गालिब पहला शख्स था जिसने कहा था कि ये आपको रंग और जुबान की वजह से आप में लड़ाई डालेंगे। तहरीक खिलाफत से पहले क्या होता था? मुसलमान एक हैं, हम जस्ते वाहिद हैं। जब दुनिया ने आगे जाना शुरू किया, जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनी, तो पता चला कि ये तो शलवार कमीज, ये तो तुर्कों का लिबास है, ये तो अरबियों का लिबास है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल और लोगों को बिल्कुल पता ठीक। चला कि मुसलमान जो है जज्बे वाहद नहीं है। अच्छा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के बाद उन्होंने क्या कहा कि आपका तो रंग हमसे, आप ये कौन सी जबान बोलते हैं? देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत जबान बोलते हैं, उन्होंने आते ये कहा कि ये जो जबान आप बोलते हो, उर्दू या संस्कृत है या जो भी हिंदी है, इसका तो ट्रेंड ही नहीं है दुनिया में। हम्म और ये जो बिल्कुल। कपड़े आप पहनते हो, इसका तो फायदा ही कोई नहीं है, देखो पैंट शर्ट पहनो। अच्छा, हम्म दरअसल इस चीज में होता क्या है कि आप ये नहीं कहते, डायरेक्ट नहीं कहते कि हम सुपीरियर है, वी आर सुपीरियर, वी आर मैस्कुलिन, हम्म लेकिन ये आप उनको एहसास तो दे। मैं अगर आपको ये कहूंगा कि सर जो है मोहसिन भाई जो हैं, ये कपड़े अच्छे नहीं पहनता, इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कपड़े पहनता हूँ मैं बहुत अच्छे पहनता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनाई, तो उन्होंने मकामी लोगों से ये कहना शुरू किया कि ये जो आपके कपड़े हैं, आपकी जबान है, ये तो किसी खाते की नहीं है। ठीक है। वो ये हाँ हाँ चाहते हाँ, थे कि ये लोग हम जैसे हो जाएं। और उनको दूसरी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिया। जी जी, अब दूसरी चीज उसमें सर ये होती है कि अब दूसरे जो स्टेप होता है ना, ये होती है कल्चरल हाइब्रिडिटी। आप उनके जैसा होने की कोशिश करते हैं। न तीतर रहते हैं न बटेर रहते हैं, यही बोलना है। कौवा चला हंस की चाल अपने भी भूल गया। बिल्कुल सही है। आगे अगला अगला स्टेप होता है एम्बिविलियंस। एम्बिविलियंस में क्या होता है? आप बैक वक्त नफरत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं। मैं पैंट शर्ट पहन के अंग्रेज को गाली दूं, बिल्कुल ठीक है। मैं अंग्रेजी जबान में, जब उन्होंने देखा कि सर सैयद अहमद खान है, ये कायदे आजम है, अल्लामा इकबाल है, हमारे यूनिवर्सिटियों में पढ़ के, हमारे कपड़े पहन के हमारे ही खिलाफ, हम्म तब ये फेयर होता है कि ये लोग, ये तो उन्होंने कहा कि ये तो अब कायदे आजम इंग्लिश बोलते थे,
तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो अगर ये बंदा हमारे जैसी इंग्लिश बोल रहा है, ये तो इसको ईस्ट और वेस्ट में पता ही नहीं चल रहा कि ये वेस्ट का। अब कायदे आजम के बारे में ये था कि ये एशिया और यूनान इसका इम्तजाज है। बिल्कुल ठीक है। सर अब इस तरह ये देखें कॉपी पेस्ट में क्या हो रहा है, अब वो चीज बिल्कुल सेम होती जा रही है। आम बंदा तो फर्क ही नहीं कर सकता कि कायदे आजम वेस्ट का है या ईस्ट का है। अब यहाँ पर उन्होंने खुद ही ये सोचा कि हमें भाग जाना चाहिए कि अगर देखें मैं मेरे बराबर का अगर कोई बंदा आ जाए मेरी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। जो चौथा स्टेप होता है ना, उसमें वो लोग वहां से भाग जाते हैं, जैसे वो रॉबिन्सन से भाग गया था। तो ये अंग्रेजों ने खुद भी चले जाना था, अगर हम ना भी भेजते उन्होंने खुद भी चले जाना था। हाँ हाँ, वो तो कहते हैं कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। और दूसरी बात ये है कि क्रिटिकली जो लोगों ने देखा है, सिलसिला किया है, उन्होंने तो यही कहा, बोला यार ये तो जर्मनी को और हिटलर को सलाम करो जो इन लोगों ने इसको इकोनॉमिकली इतना वीक कर दिया, वरना ये अगले 100 साल में भी नहीं जाता यार, इंग्लैंड कभी नहीं जाता। उनको जंगों ने खराब किया ना सर आपस की। हाँ, ये डीकोलोनाइजेशन नहीं होती कसम खुदा की। ये यूरोप जो लड़ा है ना, यूरोप पूरा लड़ा है ना, तो उसके बाद से फिर आपका फ्रांस भी कमजोर हो गया, बेल्जियम भी कमजोर हो गया, ये भी कमजोर हो गया, वो भी कमजोर हो गया। सब ने जो है जितनी इनकी कॉलोनीज थी आहिस्ता 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 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टूटना फूटना स्टार्ट हुई। अगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती ना, तो मेरे भाई ये नहीं जाते, ये नहीं जाते भाई। आपके साउथ अफ्रीका वाले जो हैं वो कहाँ 90s में आके तो उन्होंने छोड़ा, वो भी इसलिए छोड़ा कि आपने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन स्टार्ट कर दी थी। आप इक्वालिटी नहीं थी, हिसाब किताब नहीं था, इक्वालिटी नहीं थी, तो उस चक्रों में 1990s में आके उन लोगों ने कहीं छोड़ा। अगर वो इंसान की तरह इनको ट्रीट करते कालों को, तो ये आज तक बैठे हुए थे भाई, नहीं जाना था इनने। मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था, पाकिस्तान में वूलन की फैक्ट्री होती थी, वूल कपड़े की सर। अब वो इतनी शानदार फैक्ट्री थी कि अगर वूलन फैक्ट्री का कोई आदमी बाहर अब्रॉड में चला जाता ना दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो उसे नेशनैलिटी भी मिल जाती थी, कारोबार भी मिल जाता था। दुनिया में टॉप क्लास का बिजनेस था वूल का। ये आपस की जंगों और आपस की रेशा दबानियों की वजह से आज वूल का नाम भी नहीं है। हाँ, सही बोल रहे हो। तो ये जो जंगें होती है, ये तो जंगें इंसानियत को भी खा जाती हैं, तहजीब को भी खा जाती हैं, सबको सब कुछ अपसाइड डाउन तबाह कर देता है, मेंटल कर देता है यार आपको। आप एक लम्हे के लिए सोचें, आप एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए, कि आपके खाने वाले में या मेरे कराची में सिर्फ 4-5 दिन, 6 साल जंग चली है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 6 साल चली है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तुम सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचो कि तुम्हारे खाने वाले में और कराची में सिर्फ 6 दिन बमबारी होती रहे, तो मेंटल नहीं हो जाओगे? चलिए नहीं हो जाओगे? आपने वेटिंग फॉर गॉडो नॉवल पढ़ा सर? नहीं, मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ता यार, नॉवेल्स नहीं पढ़ता। वो एक ड्रामा है सर। अच्छा, ये सैमुअल बेकेट का, यानी ये सारे वर्ल्ड वार 2 पे ना, मैंने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 6 महीने पढ़ी थी सर। और ये मेरी साइकी पे इतना असर कर गए थे कि मैंने दिन में 2 बार 1 बार कोशिश की कि मैं मर जाऊं। यानी आप 3 घंटे, तुम्हें कितनी नफरत हो गई होगी जंग से सर। 3 घंटे की फिल्म देख लेना बंदे, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने 6 महीने ये वर्ल्ड वार 1 और 2 पढ़ी है। इसमें मैं समझ गया, मैंने कहा ये दुनिया में जो मॉडर्नाइजेशन आई है, उन्होंने क्या कहा, नीत्शे ने ये कहा था कि देयर इज नो गॉड। उन्होंने इस बिहाफ पे कहा था कि अगर खुदा होता, वो खुदा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो इंसानियत को यूं मरता हुआ देखता। अब पंजाबी की एक नज्म है, अल्लाह मियां थल्ले आ, आपने दुनिया वेखी जा, इस पे एक पूरी लंबी नज्म है। लेकिन मसला कहने का है ना कि वो अभी आप अपने आप को खुद मारो। अब वो थोड़ी हर एक की उंगलियां पकड़ पकड़ के रोकेगा, तू ये नहीं कर, तू ये नहीं कर, तू ये नहीं कर, तू नहीं। अकल दी हुई है तुम्हें, तुम्हें एक फ्री विल दी हुई है, तुम्हें अकल दी हुई है, फ्री विल दी हुई है हर चीज में। अब तुम अपने आप को खुद छुरी मारो। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, चलो एक मैं मिसाल देता हूं। जैसे तुम नेटजे की बात की कि देयर इज नो गॉड, क्योंकि अगर अल्लाह गॉड होता तो ये रोकता। भाई वो किस किस चीज को रोके? उसका काम थोड़ी है रोकना। उसने आपको अकल दे दी है, दानिश दे दी है, सब कुछ दे दिया।
अभी आप एक छुरी पकड़ के अपने आप को मैं मार रहा हूँ अभी, तो मेरा अल्लाह रोकेगा मुझे? नहीं तो फिर तो ये कहना कि हाँ, ये कहना कि जी वो फेट वर्सेस फ्री विल पे ना सर एक इडिपस रेक्स पूरा एक ड्रामा है सोफोक्लिस का। हाँ हाँ कमाल का नावल है सर, कमाल का ड्रामा है सोफोक्लिस का। उसकी मैं आपको सिर्फ सर ये मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ तो ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे आप? नहीं कोई नहीं, बस अभी इसको वाइंड अप कर। जी सर, वो फेट वर्सेस फ्री विल पे ना कमाल का ड्रामा है वो। उसमें जो हीरो होता है ना सर वो इडिपस होता है। इडिपस कहते हैं कि सूजा हुआ पाँव यानी स्वेलन फूट। हाँ बादशाह जो होता है ना, बादशाह और वो जो वहां का किंग होता है ना, उसको जो है ना नजूमी ये कहता है कि आपका जो बेटा होगा ना वो आपको कत्ल कर देगा और आपकी माँ से शादी कर लेगा, यानी अपनी माँ से शादी कर लेगा और आपको कत्ल कर देगा। ठीक। उनका जो बच्चा पैदा होता है ना वो एक चरवाहे को शेफर्ड को देते हैं कि इसको जाकर ना ये आप फेंक आओ कहीं जाकर। ठीक है कि मर अच्छा जाए। वो उसको जी ये मर जाए ताकि ये काम ही ना हो। अब वो क्या कर रहा है, ये वो अपनी तकदीर से लड़ रहा है। हम्म ये फेट वर्सेस फ्री विल। अच्छा वो क्या करता है सर, वो फेंकने जाता है, उसको तरस आता है, वो एक और शेफर्ड को देता है कि इसको जो है ना अगली रियासत के किसी बादशाह को दे दो। अब वो हम्म बादशाह को दे देती है और वो बड़ा हो जाता है बच्चा, और वो एक दिन शराब खाने में बैठा होता है तो कोई कहता है कि ये तो इसका बाप है ही नहीं। हम्म या वहां पे ये बात होती है कि ये इसके बारे में नजूमी ने कहा था कि ये अपने बाप को मार देगा और माँ से शादी कर लेगा। अब वो ये समझता है कि ये जो बादशाह है ना ये मेरा बाप है, वो वहां से चले जाता है। हम्म साथ वाली रियासत में जैसे वो एंटर होने लगता है ना तो सामने बादशाह जो है ना वो अपने 3 सवारियों के साथ आ रहा होता है और उसकी वहां लड़ाई होती है और उसको कत्ल करके शहर में एंटर हो जाता है। तो वहां पे एक स्फिंक्स होती है जो बला होती है, वो एक पहेली देती है। वो कहती है कि जो पहेली का जवाब नहीं देगा मैं उसको मार दूंगी। ठीक। वो पहेली ये होती है कि वो कौन सी चीज है जो सुबह के वक्त 4 चीजों और शाम के वक्त 2 टांगों पे और रात के वक्त 3 टांगों पे चलती है। वो कहता है कि इंसान जब पैदा होता है तो 4 टांगों पे होता है हम्म और जब वो जवानी में आता है यानी दोपहर के वक्त वो 2 टांगों पे होता है, और तीसरी जब वो रात होती है तो वो उसका बुढ़ापा होता है, वो असा लाठी जिसे आप कहते हो उसके साथ वो 3 वो गुलाम मर जाती है और वो अपनी वो जो औरत होती है ना उससे शादी करके रह लेता है। किस्सा मुख्तसर एंड पे उसको ये पता चलता है कि वो जो बंदा मैंने मारा था वो तो मेरा बाप था और ये जिससे मैं शादी कर चुका हूँ ये मेरी माँ। ओए होए होए। तो तकदीर से तो पता नहीं, तकदीर को तदबीर के जरिए नहीं डाल सकते आप। सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी देखो उसके पास फ्री विल थी, उसने बच्चे को फेंक दिया, जी जी लेकिन अपना फेट नहीं चेंज कर सका वो। ये नहीं। हाँ, फेट अपना चेंज नहीं कर सका वो। फ्री विल में उसने जो उसको फ्री विल अल्लाह ने दी थी वो तो दे दी थी, लेकिन आगे उसने जो बनना था वो उसके कंट्रोल में नहीं था भाई। खुद कत्ल कर देता, अल्लाह ने उसको इतना एक हद तक फ्री विल दी, वरना वो खुद भी उस बच्चे को कत्ल कर देता ना। उसने बच्चे को शेपर्ड को क्यों दिया? पकड़ता एक गर्दन को यूं करता, तोड़ देता उसको, लेकिन उसने उसको दे दिया। तो ये बड़ी चीजें होती भारत। अच्छा, आज का हमारा लेक्चर है इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर। और जिस तरह आपका एग्रीकल्चर बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ना जीडीपी में, आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, जैसे मैंने बताया था कि 20, 22, 18 रुपए, 25 रुपए 100 में से एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से आपका जो इंडस्ट्री है ये भी आपकी इतनी ही मोर और लेस कंट्रीब्यूट करती है इन योर इकोनॉमी। अब अगर हम इसको इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करें, आज मैं एक ब्रिटिश क्या नाम है, ब्रिटिश था या अमेरिकन था, उसका मैंने ऐसे ही मैंने कहा था इसका आउटलाइन देखूं, ऐसे का आउटलाइन। तो ऐसे उसने लिखा था सिर्फ क्लाइमेटिक चेंज। तो उसके ऊपर पहली हेडिंग पता है उस गोरे ने क्या दी है? पहली हेडिंग उसने दी है, व्हाट इज क्लाइमेटिक चेंज। जो मेरा तरीका आपको मैंने बताया था, पहली हेडिंग जालिम के बच्चे ने दी, व्हाट इज क्लाइमेटिक चेंज। आप उसमें एक्सप्लेन करते हो। व्हाट का मतलब ये होता है कि आप कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हो, कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ चीज खोल रहे हो, आप बता रहे हो क्लाइमेटिक चेंज है क्या, जिसके ऊपर मैं आगे तकरीर करूंगा। ये तो बात काम क्लियर करे ना। उसके बाद उसने कहा कॉजेज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, ठीक है। फिर उसने कहा इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज।